पिछले पार्ट में मीरियो अकेला ही ओवरहॉल के 4 पंटरों को हरा देता है, पर इरी को बचाने के दौरान उसकी पावर्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से ओवरहॉल उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर तभी वहां पर इजुको आ जाता है और उसके साथ नाइट आए और आइजावा भी आए थे। इजुको वहां पर आते ही ओवरहॉल को जोर की पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। रास्ते में हमें 2 विलन्स दिखे थे और यहाँ पर भी 2 विलन्स हारे हुए हैं। चिसाकी की भी हालत काफी बुरी है। इतना सब कुछ मीरियो ने अकेले किया है। इरी को यहाँ से ले जाओ, वो मेरे पीछे ही है। तभी नाइट आए उसे और एरी को पकड़ लेता है। तुमने कमाल कर दिया मीरियो, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ लिया। वहीं क्योंकि आइजावा ने उसके कोर को डिसेबल करा हुआ था, चिसाकी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डेकू और आइजावा ओवरहॉल को खत्म करने चाहते हैं, लेकिन तभी क्रोनो आइजावा के ऊपर हमला कर देता है। उसका कोर टाइम डायलेशन है, जिस पर भी वो अटैक करता है उसके लिए समय बहुत धीरे चलने लगता है। जब मीरियो ने क्रोनो को चिसाकी पर फेंका था, उसी दौरान उसने अपनी पावर्स का यूज करके उसे हील कर दिया था। वहीं क्रोनो के कोर की वजह से आइजावा अपनी आंखों को खुला नहीं रख पाता और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, काय डेकू के ऊपर हमला कर देता है। डेकू सारी स्पाइक्स को डॉज तो कर लेता है, पर अब वो उनके अंदर फंस चुका था। इसके बाद काय शिन की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है। मैं मानता हूँ लेमिलियन, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर तुम्हारी सारी मेहनत किसी काम की नहीं थी। अब तुम्हारे पास तो अपना क्वर्क भी नहीं है। अब मुझे देखो, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस उथल पुथल का फायदा उठाकर क्रोनो आइजावा को दूसरे रूम में ले जाता है। तुम्हारा क्वर्क दूसरे क्वर्क्स को रोक सकता है ना, फिक्र मत करो, तुम जिंदा ही हमारे काम आओगे। इसके बाद हम काय का पास्ट देखते हैं। जब वो छोटा बच्चा था, उसे याकुजा के लीडर ने गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया। जब वो बड़ा हो जाता है, शिहासा काय धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वापस ताकत में आने के लिए काय के पास एक प्लान था, पर उसका लीडर उसे रिजेक्ट कर देता है। प्रेजेंट में नाइट आई के ऊपर ओवरहॉल हमला कर देता है, पर एन वक्त पर डेकू आकर उन्हें बचा लेता है। इसके बाद नाइट आई डेकू से कहता है कि वो मीरियो और एरी का ध्यान रखे और वो खुद ओवरहॉल से लड़ने लगता है। वो अपने कोर का उसके ऊपर यूज करता है, जिसकी मदद से वो उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। दूसरी तरफ डेकू एक दीवार को तोड़ देता है, जिसके थ्रू वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पर इसी दौरान नाइट आई बुरी तरह से घायल हो चुका था। मैं ऐसा फ्यूचर देखना चाहता हूँ जिसमें मीरियो और एरी सेफ हो। लेकिन जब वो फ्यूचर देखता है, उसे अपनी और डेकू की मौत दिखती है। जिसके बाद डेकू वहाँ ओवरहॉल से लड़ने पहुंच जाता है, जिसे ओवरहॉल अपने अटैक से रोक देता है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है, क्या ये पहले सीरियस नहीं था? वहीं डेकू अब 1 फॉर ऑल को 20% पर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। डेकू ओवरहॉल के ऊपर हमला करने जाता है, पर इतनी तेज होने के बावजूद भी ओवरहॉल उसे प्रेडिक्ट कर पा रहा था और बड़ी ही आसानी से उसे घायल भी कर देता है। वहीं ओवरहॉल का जो हाथ कट गया था, वो उसे वापस से हील कर लेता है। दूसरी तरफ मीरियो गिरता पड़ता इरी को वहां से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी ओवरहॉल शिन के कोर का यूज करते हुए इरी से बात करने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी और की भी मौत हो? पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वो लोग इरी के ब्लड को निकाल रहे थे और अब उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी ओवरहॉल अपनी पावर्स का यूज करके उसकी बॉडी को रीसेट कर देता है। ओवरहॉल इरी से कहता है कि अगर वो उसके पास आ गई तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं एरी अब वापस से उसी दीवार के पास आ जाती है। कोई फायदा नहीं है इजुको, मैंने फ्यूचर देख लिया है, तुम उससे नहीं बचा सकते। तुम और मैं यहीं पर मारे जाएंगे। मैं सबको बचा कर रहूंगा, इरी को भी और यहाँ मौजूद हर किसी को। उसी वक्त वहाँ रियोको की टीम पहुंच जाती है। इससे कुछ मिनट पहले उस विलेन ने जो पहले खुद को इंजेक्ट किया था, अब वो चीज उसके ऊपर असर करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। नेजरे और रियोको उससे मिलकर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर डेकू आ जाता है। ओचाको, हमें उस तरफ अंडरग्राउंड बैकअप की जरूरत है। ये सुन के ओचाको सबसे पहले उस विलेन को वेटलेस कर देती है और सू अपनी जीप से उसे पकड़कर उसी जगह पर ले जाने लगती है और रियोको ने उसे पकड़ कर रखा था। जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, नेजरे अपने अटैक से उन सभी को सड़क तोड़कर सीधा अंडरग्राउंड पहुंचा देती है। वो लोग डेकू के सामने ही ओवरहॉल पर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेकू नहीं बल्कि टोगा थी, जो जानबूझकर हीरोज को इरी की लोकेशन पर लेके गई। वहीं वो दोनों कंप्रेस की कॉपी का यूज कर रहे थे और उसी के कोर की मदद से वो लोग अंडरग्राउंड से सेफली बाहर आ सके। अब वो इरी को भी कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस क्लोन को नीचे धक्का दे देते हैं। आगे डेकू इरी को बचाने जा ही रहा था, तभी ओवरहॉल उसे रोक देता है और वो ग्राउंड को ऊंचा करते हुए इरी के साथ वहां से जाने लगता है।
तभी डेको अपनी पूरी पावर के साथ एरी की तरफ जंप करता है। इसी दौरान एरी को मिरियो का केप दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। तुम्हें याद होगा मेरी एक बेटी थी, एरी उसी की ही बच्ची है। मेरी बेटी ने इसे छोड़ दिया है। वो इसे एक श्राप समझती है क्योंकि इसने उसके हस्बैंड को मार दिया है। उसका क्वर्क तुम्हारे जैसा ही है। मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में और पता लगाओ। रिसर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि एरी का क्वर्क उससे बिल्कुल ही अलग है। वो समय को रिवाइंड कर सकती है। वहीं केप को पकड़ने के दौरान उसका क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से शिन और ओवरहॉल एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं। एरी अब रियलाइज कर चुकी थी कि वो लोग हार नहीं मानने वाले जब तक कि वो उसे बचा नहीं लेते। तो एरी उस केप को पकड़कर डेको की तरफ कूद जाती है। डेको उसे हवा में ही पकड़ लेता है, लेकिन तभी ओवरहॉल उसके ऊपर हमला करने लगता है। मैं इसके हमले को हवा में डॉच नहीं कर सकता, पर मैं इस बार एरी को नहीं छोड़ने वाला। तभी वो वन फॉर ऑल को 100% पर यूज करता है और अगले ही इंस्टेंट में वो आसमान में पहुंचा हुआ था। ये अभी क्या हुआ? वहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वहीं डेको भी कंफ्यूज था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? क्या मैंने 100% पर यूज कर दी पावर? पर मैं तो पूरा ठीक हूँ। मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि उसकी पावर क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं। वहीं अब ओवरहॉल रिकिया की बॉडी को अब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखकर रियो को डर जाती है। तुम लोग फिक्र मत करो, वो हमारे तरफ नहीं आएगा। वो सरफेस पे जाएगा जहाँ वो इजुको को मार देगा। ये सुन के ओचाको उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन एनर्जी ना होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। तो नाइटाइसू से कहता है कि वो मिरियो की मदद करे और बाकी दोनों को उसे ऊपर ले जाने को कहता है। वहीं ऊपर डेको देखता है कि उसकी सारी इंजरीज भी हील हो गई हैं और उसे जरा भी चोट नहीं आई थी। क्या ये तुम्हारी पावर्स थी? लेकिन तभी उसके शरीर में दर्द होने लगता है। अब ओवरहॉल भी वहां पर आ चुका था। इसका अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं है। अगर ये तुम्हारे पास और रही तो ये तुम्हारे समय को रिवाइंड करके तुम्हें खत्म कर देगी। ये एक श्राप है, इसे मुझे दे दो। वहीं डेको उस केप की मदद से एरी को अपने पीठ पर बांध लेता है। तुम्हारा क्वर्क श्राप नहीं, वरदान है एरी। एरी क्योंकि समय को रिवाइंड कर सकती है, यानी डेको 100% पर वन फॉर ऑल का यूज कर सकता है। ओवरऑल डेको के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसके हमले से बच जाता है। उसकी स्पीड को देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी इजुको उसके नीचे पहुंचकर एक जोर की किक मारता है, जिससे उसका भयंकर सा शरीर उड़ता हुआ आसमान में जाता है। इसके बाद ओवरहॉल अपने पास्ट को याद करता है। उसने हासाकाई के बॉस, जिसे वो बाप की तरह मानता है, उससे 2 ड्रग्स बेचने की परमिशन मांगी थी। एक ड्रग जिससे क्वर्क को खत्म किया जा सके और दूसरा जिससे किसी के क्वर्क को एम्पलीफाई कर सकते हैं। पहले वो ट्रायल करना चाहता है, जिसके बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट रिलीज करेगा, जिसे वो बहुत पैसों में बेच सकते हैं। इसके साथ साथ वो एंटीडोट भी बेचेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर उन्हीं का ही राज होगा। वो क्वर्क को रिमूव या रिस्टोर कर पाएंगे, यानी वो चाहे तो दुनिया को फिर से उस समय में पहुंचा सकते हैं जब कोई भी क्वर्क नहीं था। और इन सब चीजों के लिए बस हमें ईरी की जरूरत है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो एक बच्ची है, मैं इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगा। इसके बाद ओवरहॉल ने उसे कोमा में भेज दिया, पर एक बार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया तब वो उसे वापस से होश में ले आएगा। वहीं प्रेजेंट में जब वो हवा में था, वो अपनी बॉडी को फिर से बनाने लगता है, जिसके बाद वो डेको के ऊपर हमला करता है, पर वो उसके हमले को डॉच कर लेता है। अगर मैं ईरी को नहीं बचा सकता, एक छोटी बच्ची जो मुझ पर निर्भर है, तो मैं खुद को हीरो कैसे बुला सकता हूँ? जिसके बाद डेको सुपर स्पीड में कई सारे पंचेस ओवरहॉल को मारता है, जिसकी वजह से जो भी शरीर उसने ऐड किया था वो एक एक करके टूटता ही जाता है। जिसके बाद वो उसके सामने ही था और अपने एक फाइनल पंच से उसे हरा देता है, जिसकी वजह से ओवरहॉल सीधा जमीन से जाकर टकराता है। ये इम्पॉसिबल है। मैंने देखा था कि ओवरहॉल ईरी को लेकर चला जाएगा और इजुको मर जाएगा। मेरा फ्यूचर कभी भी गलत नहीं हुआ है, पर ये पहली बार है फ्यूचर बदल गया। वहीं दूसरी तरफ क्रोनो को पता लग जाता है कि ओवरहॉल फेल हो गया है, तो वो उसके प्लान को खुद ही आगे बढ़ाएगा। इससे पहले वो आइजावा को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर टमाकी आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद पुलिस भी वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं सरफेस पे एरी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं और डेको कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी ओवरहॉल उनके ऊपर हमला करता है और एरी को टच करने की वजह से उसकी बॉडी वापस से रिस्टोर हो जाती है और उसकी सारी इंजरीज भी अब हील हो गई थी। तभी ओचाको उसके पास आती है और उसे जमीन पर पटक देती है। वहीं एरी अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर आइजावा को होश आ जाता है और वो अपने क्वर्क से उसकी पावर्स को डिसेबल कर देता है। इसके बाद पुलिस और हीरोज सारे हारे हुए विलन्स को पकड़ने लगती है। आगे डेको एरी को मेडिकल टीम को दे देता है। दूसरी तरफ एक ट्रक में ओवरहॉल को लेके जाया जा रहा था और उनके पास क्वर्क एम्पलीफायर और क्वर्क को खत्म करने वाली दोनों बुलेट्स थी। तभी वहां पर लीग ऑफ विलन्स आ जाते हैं, जिन्हें उस ट्रक की लोकेशन टोगा और ट्वाइस ने बताई थी। डाबी अपने फायर से उनके ऊपर हमला करता है, पर सैंड हीरो स्नैच उन्हें रोक देता है। ये देखकर शिगराकी उसके ऊपर हमला करने आता है, पर वो
वो अपनी सैंड से उसे रोक देता है और रेत के ऊपर उसकी पावर्स भी काम नहीं कर रही थी। तभी कंप्रेस अपने क्वर्क से पुलिस की गाड़ी को पलटा देता है और जब स्नैच एक पुलिस वाले को बचा रहा था तभी उसके पीछे डाबी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं। पर तभी कंप्रेस अपनी क्वर्क का यूज करके उसे एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो सभी विलेंस ओवरहॉल को वहां से बाहर निकालते हैं। कंप्रेस अपने क्वर्क से ओवरहॉल के एक हाथ को मिटा देता है। अब ये बुलेट्स हमारी है, तुम दूसरों के क्वर्क खत्म करना चाहते थे ना, तुम्हें भी क्वर्क रखने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद शिगराकी उसके एक हाथ को पकड़कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब तुम भी क्वर्कलेस हो और तुम्हारी सारी मेहनत हमारी हो चुकी है। इसी के साथ शिगराकी ने अपना बदला ले लिया था, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे घायल हीरोज को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन डेकू को जरा भी इंजरी नहीं हुई थी। इसके बाद आइजावा डेकू को ऑल माइट के पास लेकर जाते हैं, जिसे बबल गर्ल ने बुलाया था। नाइट आई की इंजरी बहुत ज्यादा है तो उसके ऊपर रिकवरी गर्ल के कोर का भी असर नहीं हो रहा। इसके बाद नाइट आई से मिलने वहां पर ऑल माइट जाता है। आप तब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, मुझे माफ कर दो नाइट आई। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वो फ्यूचर बदलना चाहता था जिसमें आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, पर अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डेकू ने आज दिखा दिया है कि फ्यूचर को बदला जा सकता है। तभी मीरियो अपनी पूरी शरीर पर पट्टी लगे हुए नाइट आई के पास आता है। वो नहीं चाहता है कि नाइट आई उसे छोड़कर चला जाए। नाइट आई उसे छूकर अपने कोर को एक्टिवेट करता है। तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे हीरो बनोगे, हमेशा स्माइल करते रहना, क्योंकि इसके बिना दुनिया अच्छी नहीं हो सकती। इसके बाद सभी लोग रोने लगते हैं और नाइट आई की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड टोरिनो और सुकाची लीग ऑफ विलेंस के कुरुगिरी को पकड़ने जा रहे थे। इसके बाद वो सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रैंड अपनी पावर्स का यूज करके कुरुगिरी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो तुम टोमिरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम उसके पास जा सकते हो। तभी वहां पर एक जायंट आ जाता है जिसका नाम जाइगेंटो माकिया है, जो कि ऑल फॉर वन का वफादार है। दूसरी तरफ डेकू को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो जाने से पहले मीरियो से मिलने जाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही एनर्जी से भरा हुआ दिख रहा था। मीरियो रोना नहीं चाहता था क्योंकि नाइट आई चाहते थे कि वो हमेशा स्माइल करता रहे। वैसे भी आइजावा ने उससे कहा है कि जब ईरी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएगी वो उसके कोर को वापस लाने की कोशिश करेंगे। रात को डेकू और किरिशिमा वापस से डॉर्म में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह बाकुगो और शोटो अपने प्रोविजनल लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन आइजावा की जगह उन्हें ऑल माइट और माइक लेके जाने वाले हैं क्योंकि वो अभी ईरी का ख्याल रख रहा है। जाने से पहले ऑल माइट ग्रैंड से बात कर रहा था, जिसने उसे बताया कि उन्होंने कुरुगिरी को पकड़ लिया है, पर इस दौरान जाइगेंटो ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है। ग्रैंड बड़ी मुश्किल से सुकाची और कुरुगिरी को वहां से लेकर जा पाया। जब वो मदद के साथ वहां वापस गए, जाइगेंटो को वो दोबारा ढूंढ नहीं पाए। ग्रैंड ऑल माइट से कहता है कि वो चलता फिरता डिजास्टर है। जब वो अपने लाइसेंस के लिए वहां पहुंचते हैं, ऑल माइट देखता है कि वहां एंडेवर भी आ रखा था, जो कि ऑल माइट से बात करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बाकुगो और शोटो इनासा और उसके क्लासमेट से मिलते हैं। इसके बाद वो टेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनका इंस्ट्रक्टर और का होने वाला है। वो सभी से एक एक करके सवाल पूछता है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे वो उन्हें मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो टेस्ट को शुरू कर देता है और उनके अपोनेंट्स छोटे छोटे बच्चे हैं और वो सारे के सारे बच्चे एक नंबर के हरामी हैं। तुम्हारा काम इन सभी बच्चों को सुधारना है, तुमने हमें आया समझ रखा है। उन बच्चों में से कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा था। तो बाकुगो कहता है कि वो पहले उनके लीडर को ढूंढेंगे, जिसके बाद वो उसकी कुटाई करेंगे ताकि सबके सब लाइन में आ जाएं। कौन है तुम सबका लीडर? इनासा उनसे बात करके चीजें सॉल्व करना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। केमी और शोटो थोड़ी नेगोशिएशन ट्राई करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो सारे बच्चे बगावत पर उतर आते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट और एंडेवर बात कर रहे थे। ऑल माइट को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो भला सिंबल ऑफ पीस कैसे बने, लेकिन ऑल माइट उससे कहता है कि वो अपना रास्ता ढूंढे। जरूरी नहीं है कि वो भी वही बने जो कि ऑल माइट बना था, वो दोनों अलग हैं, तो उसे आराम से सोचकर डिसाइड करना चाहिए कि वो किस तरह का हीरो बनना चाहता है। दूसरी तरफ बड़े बालक और छोटे बालकों में लड़ाई छिड़ जाती है। सारे स्टूडेंट्स प्लान बनाते हैं कि वो इस दौरान उन सभी बच्चों को अपने क्वर्क्स दिखाएंगे, साथ ही उन्हें कुछ ऐसी नई चीजें दिखाएंगे जिससे वो इसे रिपीट करना चाहे। केमी अपनी पावर्स का यूज करके वहां नॉर्दर्न लाइट्स बना देती है और शोटो उन बच्चों के सारे गैजेट्स को फ्रीज कर देता है और उनके लिए एक लंबी सी स्लाइड बना देता है और इनासा अपनी विंड से उन सभी को स्पीड दे रहा था। दूसरी तरफ बाकुगो भी उनके लीडर को कन्विंस कर ही देता है। वो सभी समझ जाते हैं कि उन्हें बच्चों के सामने खुद को अच्छा दिखाना होगा ताकि वो इनकी इज्जत करें। जिसके बाद और का उन सभी को बताता है कि वो लोग एग्जाम में पास हो गए हैं। वहीं ये सब देखकर एंडेवर समझ जाता है कि अगर वो किसी चीज का सिंबल बनना चाहता है तो उसे एग्जाम्पल सेट करना होगा। इसके बाद जब वो सभी वहां से बाहर जाते हैं, वो सेजी को एंडेवर से बात करता हुआ देखते हैं, क्योंकि लीग ऑफ विलेंस यूए के साथ
साथ बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स पर भी अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो यूए स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। शोटो, मुझे तुम पर गर्व है और मैं ऐसा हीरो बनकर दिखाऊंगा जिस पर तुम भी गर्व कर सको। इसके बाद अक्टूबर आ जाता है, जहां सभी हीरोज और स्टूडेंट्स नाइट आई के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। अब नाइट आई की एजेंसी को सेंटपीड चलाने वाला है। दूसरी तरफ ईरी भी होश में आ गई है, लेकिन उसकी इमोशनल स्टेट स्टेबल नहीं है, तो कोई भी अभी उससे नहीं मिल सकता। वहीं उसकी सींग अब पहले से छोटी हो गई है। यूए में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स तैयारियां करने लगे हैं, जिसमें बाकी सेक्शन के स्टूडेंट भी हिस्सा लेंगे। क्योंकि जीरो म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्लास 1A के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग म्यूजिकल नंबर परफॉर्म करेंगे। अगले दिन डेको और मिरियो ईरी से मिलने जाते हैं और वो उसके लिए फल भी लेकर आए थे। असल में ईरी ही उन दोनों से मिलना चाहती थी। होश में आने के बाद ये उसकी पहली रिक्वेस्ट है। वो लोग उसे नाइट आई की मौत के बारे में नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो नहीं जानते कि इससे उसके इमोशन पर क्या असर होगा। तुम लोगों ने मुझे बचाया है, इतना कुछ किया है मेरे लिए, पर मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम इजुको मिटोरिया है और हीरो नेम डेकू है। इसके बाद वो लेमिलियन से माफी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पावर्स चली गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम सही सलामत हो। हम लोग लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे, लेकिन ईरी अब भूल चुकी थी कि आखिर स्माइल कैसे करते हैं। तो डेकू चाहता है कि वो उसे फेस्टिवल में लेकर जाए। वो इसकी परमिशन आइजावा से मांगता है, लेकिन कुछ करने से पहले आइजावा को प्रिंसिपल से बात करनी होगी। दूसरी तरफ पुलिस एक यूट्यूब चैनल को देख रहे थे, जिसमें क्रिमिनल्स क्राइम करते हुए खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। इन विलन्स का नाम जेंटल और ला ब्रावा है, लेकिन मिस्टर जेंटल खुद को क्रिमिनल नहीं मानता। वो सिर्फ उन्हें पनिश करता है जो कि ढंग से बिहेव नहीं करते, और वो दुकान वाले एक्सपायर्ड माल बेच रहे थे। पर स्टेन के इंसिडेंट के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी कमी होती जा रही है, तो वो अब कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके लिए वो यूएफ फेस्टिवल में जाएगा। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ने स्पेशल इफेक्ट्स की भी प्लानिंग की है, जो वो अपने कोक्स की मदद से दिखाएंगे, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी है। इसके बाद डेकू ऑलमाइट से मिलने जाता है। मैं 20% पर वन फॉर ऑल का यूज कर सकता हूँ, पर अभी भी मेरी बॉडी 100% के लिए रेडी नहीं है। तुम्हें लॉन्ग रेंज अटैक की जरूरत है। जिसके बाद वो डेकू को बाहर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। ऑलमाइट उसे 20% पर किक मारने को कहता है। इजुको जब किक करता है, एयर के कंप्रेस होने की वजह से वहां तबाही मचने लगती है। जिसके बाद इजुको इसी अटैक को अपनी एक फिंगर से ट्राई करता है, जिससे पेड़ टूट जाता है। ऑलमाइट उसे इसी चीज की प्रैक्टिस करने को कहता है। आगे जब सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे थे, वहां मिरियो और ईरी आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने इसकी परमिशन दे दी है ताकि वो फेस्टिवल में अचानक से सब कुछ देखकर ना डरे। इसलिए वो पहले ही उसे सबसे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी फेस्टिवल के लिए 1 महीना पड़ा है। वहीं क्लास भी एक अलग सा ही ड्रामा प्रिपेयर कर रही है। वहीं एक ब्यूटी कंपटीशन भी होने वाला है, जहां स्कूल की सारी सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करने वाली हैं। डेकू और मिरियो ईरी को पूरे स्कूल का टूर देते हैं। जिसके बाद वो कैफेटेरिया में जाते हैं, जहां वो प्रिंसिपल और मिडनाइट से मिलते हैं। प्रिंसिपल से उन्हें पता लगता है कि पुलिस स्कूल फेस्टिवल के खिलाफ थी, पर उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान गए, लेकिन इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ी। एक हफ्ता बीत जाता है। डेकू को डांसर्स के ग्रुप से निकाल दिया जाता है और उसे स्पेशल इफेक्ट में भेजा जाता है। वहीं हर सुबह वो ऑलमाइट के साथ ट्रेनिंग करने जाता है। वो अभी भी अपने नए मूव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो ऑलमाइट से कुछ टिप्स मांगता है। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो शुरू से ही वन फॉर ऑल को 100% पर यूज कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर मैं अपने गैजेट को टेस्ट करते हुए पहुंच जाती है, और वो इजुको से कहती है कि वो उसके लिए स्पेशल ग्लव्स बना देगी। ऑलमाइट उसे बताता है कि उसने भी एक बार सपोर्ट आइटम का यूज किया था, लेकिन वो उसकी पावर्स को झेल ही नहीं पाई। घर वापस आने के बाद वो उसी आइटम के बारे में रिसर्च करने लगता है, पर गलती से वो मिस्टर जेंटल की वीडियो पर क्लिक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेंटल यूए पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। वो कम भीड़ भाड़ वाले रास्ते से होते हुए एक शॉप के पास जाएंगे, जहाँ से वो पहाड़ पर चढ़ के यूए तक पहुंच जाएंगे, और हाउंड डॉग से अपनी स्मेल को छुपाने के लिए वो खुद के ऊपर कुछ रगड़ लेंगे, और ला ब्रावा यूए के डिफेंस सिस्टम में जाकर उन्हें डिसेबल कर देगी। वहीं रात को वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को चेक कर रहे थे। इजुको देखता है कि जो रस्सी आयोमा को टांगने वाली है वो डैमेज हो रखी है, तो उसे सुबह सबसे पहले दुकान से रस्सी लानी होगी। अगली सुबह 6:30 बजे डेकू ऑलमाइट के साथ ट्रेनिंग करने जाता है। उसी वक्त वहाँ मे भी आ जाती है और उसे उसके नए ग्लव्स देती है। उन्हें ट्राई करने के बाद वो रस्सी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो रस्सी खरीद कर वापस आ रहा था, वो गलती से उन दोनों के ही सामने आ जाता है, जो कि चाय पीकर वहाँ से जा रहे थे। पर उस चाय का नाम सुनकर डेकू कहता है कि वो सच में काफी अच्छी है, क्योंकि ये वही चाय है जो कि मोमो लाती है। बातों ही बातों में जेंटल को पता लग जाता है कि वो एक यूए का स्टूडेंट है, और क्योंकि उसने उसकी वीडियो देख रखी थी, इजुको भी उसकी आवाज को पहचान जाता है। अगर इजुको ने उसे जाने दिया तो ना ही फेस्टिवल ढंग से हो पाएगा, ना ही ईरी उसे एंजॉय कर पाएगी। तो वो ला ब्रावा से खुद की वीडियो बनाने को कहता है,
और जब इज़ुको उसके ऊपर हमला करता है वो बीच में ही रुक जाता है। जेंटल अपनी पावर से किसी भी चीज को इलास्टिक बना सकता है, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो। जेंटल इज़ुको दूर फेंक कर वहां से जाने लगता है, लेकिन डेकू उनका पीछा करता है। वहीं लाब्रावा को याद आ जाता है कि उसने डेकू को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देखा था। डेकू अपने नए मूव से उन विलन्स के ऊपर हमला करता है, जिससे वो बिल्डिंग में जाकर टकराता है। डेकू को लेट करने के लिए जेंटल उसके ऊपर एक स्टील बीम गिरा देता है और अपनी इलास्टिक पावर्स का यूज करके लाब्रावा के साथ वहां से जाने लगता है। पर डेकू फिर से उसी अटैक का यूज करके उन्हें जमीन की तरफ धक्का दे देता है। अगर वो स्कूल तक पहुंच गए और सिग्नल बच गया तो फेस्टिवल कैंसिल हो जाएगा। मैं इन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दे सकता। ये हार नहीं मानने वाला, लगता है मुझे अपने कोर का यूज करना ही होगा। लेकिन जेंटल कहता है कि वो उसके कोर्क का यूज लास्ट में यहाँ से भागने के लिए करने वाला है। इज़ुको उनका पीछा करता ही रहता है और जिस जिस जगह पर उन्होंने एयर को इलास्टिक बनाया था वो उन तक पहुंचने के लिए उसी का यूज करता है। और इससे पहले कि वो उसे काउंटर कर पाते, डेकू उन तक पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद हमें उन दोनों की बैक स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि लाब्रावा जेंटल से प्यार करती है और उसकी उम्र 20 साल से ऊपर है, बस साइज छोटी है। वो जिससे भी प्यार करती है वो उसकी पावर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकती है और इस नई ताकत के साथ जेंटल खुद को आजाद कर लेता है और साथ ही लाब्रावा को भी। वो इज़ुको को जमीन पर पटक कर वहां से जाने लगता है, लेकिन इज़ुको उन्हें जाने नहीं देता। पर जेंटल उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। जेंटल काफी सारी एयर की लेयर से इज़ुको को नीचे दबा देता है, पर इज़ुको जमीन में टनल बनाकर वहां से बाहर आ जाता है और जेंटल से पूछने लगता है कि वो भला ये सब कर क्यों रहा है। इसके बाद हम जेंटल का पास्ट देखते हैं। जेंटल हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो अपने हर एग्जाम में फेल ही हो रहा था। यहाँ तक कि प्रोविजनल लाइसेंस एग्जाम में भी वो 4 बार फेल हो चुका है। टीचर भी उससे कहते हैं उसे खुद ही स्कूल से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वो हीरो बनकर ऐसे काम करना चाहता है जिससे उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें। एक दिन वो एक आदमी को देखता है जो कि बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था। वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचाने की कोशिश करता है, पर इसकी वजह से जो हीरो उसे बचाने जा रहा था वो भी उस तक नहीं पहुंच पाता और उस आदमी की भी मौत हो जाती है। इसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और आसपास के लोग उसके घर वालों का भी जीना मुश्किल कर देते हैं। उसने अपने हीरो बनने का सपना छोड़ ही दिया था। तभी वो अपने एक क्लासमेट को देखता है जिसने की अपनी हीरो एजेंसी खोल ली थी। सालों बाद फिर से उसके दिल में उम्मीद जागती है, लेकिन वो हीरो उसे पहचानने से ही मना कर देता है। वो अब हीरो नहीं बन सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर नहीं हो सकता। और तभी उसने विलन बनने का डिसाइड किया। वो ये चीज लाब्रावा के लिए भी करता है, क्योंकि उन दोनों का गोल सेम ही है। डेकू और जेंटल आपस में लड़ते ही जाते हैं, लेकिन उसकी बैक स्टोरी सुनने के बाद डेकू का नजरिया उसके लिए बदल चुका था। अब वो उसकी इज्जत करता है, क्योंकि जेंटल भी उसी की तरह है। वो एक ऐसा हीरो बनना चाहता है जो कि दूसरों की जिंदगी बेहतर कर सके। जेंटल इज़ुको को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। वहीं लाब्रावा सिस्टम को हैक करने की कोशिश करने लगती है, पर वहाँ सिग्नल कम आ रहा था तो वो स्कूल के और भी ज्यादा पास जाने लगती है। डेकू उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी मिस्टर जेंटल आकर उसे किक मारता है। वहीं डेकू अभी भी अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहा था। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे पुराने अपोनेंट्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा था, तभी डेकू अपना रेंज्ड अटैक यूज करता है, जिसके बाद वो उसे किक मारकर सीधा जमीन पर पटक देता है। इसी दौरान लाब्रावा वहाँ हीरोज को आते हुए देखती है और वो जेंटल को यहाँ से वापस चलने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि डेकू ने जेंटल को हरा दिया था। रोते हुए लाब्रावा उसे मारने लगती है, क्योंकि जेंटल ही उसकी जीने की वजह है। जेंटल को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी वजह से लाब्रावा को भी जेल जाना पड़ सकता है। उसके प्यार की वजह से जेंटल की पावर फिर से थोड़ी बढ़ जाती है और वो इज़ुको को पीछे उड़ता हुआ भेज देता है, जिसके बाद वहाँ बाकी के हीरोज भी आ जाते हैं और जेंटल सरेंडर कर देता है। वो उनसे कहता है कि यह सब कुछ उसी ने किया है। वो लड़की उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने उसका भी ब्रेन वॉश किया है। हीरो को यूए के स्टूडेंट की स्मेल आ रही थी और वो जेंटल से पूछता है कि वो है कहाँ, लेकिन तभी वहाँ पर डेकू खुद आ जाता है। जेंटल खुश था क्योंकि एंड में उसे डेकू जैसे हीरो ने हराया था और उसे यकीन है कि डेकू लोगों का फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। वहीं अब क्लास परफॉर्मेंस के शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था, तो एक्टोप्लाज्म के सुपरविजन में डेकू सारे सामान को ढूंढने लगता है। रस्सी को ढूंढने के बाद 9:50 तक वो वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ ईरी और मीरियो भी आ चुके थे। परफॉर्मेंस की शुरुआत बाकुगो एक धमाके से करता है, जिसके बाद वो अपने एक्ट को परफॉर्म करने लगते हैं, जो कि काफी अच्छा जा रहा था और ईरी भी इसे एंजॉय कर रही थी और फिर से स्माइल कर रही थी। इसके बाद ब्यूटी कंपटीशन शुरू होता है, जहां स्कूल की सारी सुंदरियां परफॉर्म करती हैं और इस कंपटीशन को नेजरे जीतती है। इसके बाद नवंबर का महीना खत्म होने को आता है और उन सभी ने ईरी को यूए में ही मूव करा लिया था, क्योंकि उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है और उसका नाना अभी भी कोमा में ही है, तो वो अब टीचर्स के साथ यहीं पर रहेगी। और क्योंकि मीरियो टेम्पररी छुट्टी पर है, वो ईरी का ध्यान रखेगा। वहीं वाइल्ड किटी कैट्स वापस से यूए आए हैं और उन्हें टार्टरस से रिपोर्ट
रिपोर्ट भी मिली है। ऑल फॉर वन कहता है कि वो रैगडॉल की पावर्स को वापस देना चाहता है, पर इसके लिए उन्हें उसके कोर को यूज करने देना होगा, पर कोई भी इस रिस्क को नहीं लेना चाहता। जिसके बाद मेडले उन सभी को नए हीरोज की रैंकिंग बताती है, जहां रियोको 10वें नंबर पर है, 9th पर ये है, 8th पर ये लॉन्ड्री वाला हीरो है, 7th पर कामुई है, 6th पर क्रस्ट, 5th पर मिरिको और 4 पर एडशॉट। इसके बाद टॉप 3 हीरोज। तीसरे नंबर पर बेस्ट जीनिस्ट है, दूसरे नंबर पर हॉक्स और नंबर 1 एंडेवर है। जिसके बाद हॉक्स एंडेवर से बात करने जाता है। वो उसके साथ टीम अप करना चाहता है क्योंकि उसके टाउन में काफी सारे नोमो से रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम डाबी को देखते हैं, जो कि एक अंधेरे कमरे में नोमो को देखने जाता है। वहीं एंडेवर और हॉक्स बात कर रहे थे। उसे काफी सारे नोमो के होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे कोई भी नहीं मिला। तो वो चाहता है कि एंडेवर पब्लिक को भरोसा दिलाए कि उन्हें अभी नोमो से कोई खतरा नहीं है। वो एंडेवर को एक प्रॉपर लीडर बनाना चाहता है, लेकिन तभी एक नोमो एंडेवर के ऊपर हमला कर देता है। ये वही नोमो है जिससे डाबी मिलने गया था। तुम दोनों में से ताकतवर कौन है? एंडेवर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हॉक से कहता है कि वो लोगों को यहाँ से बाहर निकाले। एंडेवर उससे जोर की पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ बाहर जाता है। पर फाइट को कंटिन्यू करने से पहले हम एंडेवर की फैमिली को देखते हैं। शोटो के बड़े भाई और बहन, जिनका नाम नात्सु और फ्यूमी है, वो अपनी माँ री से मिलने आए थे, जहाँ वो उन्हें बताती है कि शोटो फाइनली अब उसे लेटर लिखकर भेजने लगा है। नात्सु उसे बताता है कि एंडेवर अब नंबर 1 हीरो बन चुका है, पर लोग नहीं जानते कि उसने उनकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। नात्सु को लगता है कि एंडेवर अपने पास्ट को भुलाना चाहता है, पर उसकी मॉम उसे बताती है कि एंडेवर उससे मिलने आया था और उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर भी रख कर गया। उसे यकीन है कि वो कई बार उससे मिलने आया है, पर वो क्योंकि उससे डरती है, वो एंडेवर से नहीं मिलना चाहती। पर उसे यकीन है कि ना ही वो पास्ट को भुलाना चाहता है, ना ही अपनी फैमिली को। वहीं एंडेवर के पहले अटैक से नोमो बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो बड़ी ही जल्दी खुद को हील भी कर लेता है। तुम्हें क्या लगा था तुम इस नॉर्मल अटैक से मुझे हरा दोगे? एंडेवर देखता है कि ये नोमो स्पेशल है क्योंकि ये बाकियों की तरह नहीं है। ये सोच भी सकता है और बात भी कर सकता है। जिसके बाद एंडेवर उसके ऊपर हेल स्पाइडर अटैक से हमला करता है, लेकिन नोमो उसके अटैक से बच जाता है और उसे उसके पीछे वाली बिल्डिंग में घुसा मारता है। एंडेवर अपनी फ्लेम से उसके हाथ को जला देता है, लेकिन तभी नोमो अटैक करके उस पूरी बिल्डिंग को ही बीच में से काट देता है। एंडेवर उस नोमो से लड़ने में बिजी था, तो हॉक्स अपने पंखों का यूज करके लोगों को बचाने लगता है, पर उसके पास इतने पंख नहीं थे कि वो सबको एक साथ बचा सके। तो वो सबसे पहले उन्हें बचाता है जो ज्यादा खतरे में है। हॉक्स अपने क्वर्क से अपने हर पंख को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी मदद से वो 76 लोगों को बिल्डिंग से सेफली बचा लेता है। उस बिल्डिंग पर लोगों को गिरने से बचाने के लिए एंडेवर अपनी फ्लेम से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, पर तभी वो नोमो अपने शरीर के अंदर से कुछ और नोमोस को नीचे गिराता है। मुझे इसे जल्दी हराना होगा, मेरी बॉडी ओवरहीट होने लगी है। वहीं हॉक्स उन छोटे नोमोस से लड़ने लगता है और बड़े वाले नोमो को एंडेवर पर छोड़ देता है। वहीं वो नोमो नोटिस कर लेता है कि एंडेवर की मूवमेंट्स पहले से स्लो हो गई है। एंडेवर अपनी फैमिली को याद करता है, मुझे ये उनके लिए करना ही होगा। जिसके बाद वो अपने शरीर से और भी ज्यादा फ्लेम्स को बाहर निकालने लगता है। नीचे खड़े लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे वहां पर एक और सूरज आ गया है, क्योंकि इतनी दूर से वो उसकी हीट को फील कर पा रहे थे। एंडेवर उस नोमो के ऊपर प्रोमिनेंस बर्न से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर जलकर राख बन जाता है। पर नोमो ने पहले ही अपने सर को डिटैच कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को फिर से रिजनरेट कर लेता है और एंडेवर के ऊपर हमला कर देता है। एंडेवर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। बोरिंग, क्या कोई और ताकतवर नहीं है? वहीं उसकी इस फाइट को पूरा जापान देख रहा था। तभी एंडेवर फिर से होश में आ जाता है और होश में आते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर स्पीड और ताकत दोनों में ही नोमो उससे ज्यादा था और वो उसके ऊपर हमला करके एक बिल्डिंग में फेंक देता है। एंडेवर की हालत बुरी हो चुकी थी और वो नोमो से छोड़कर अब लोगों के पीछे जाने लगा है, जिनकी डर के मारे बुरी हालत है। उन्हें लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि उनके पास अब कोई सिंबल नहीं है। ये सारी चीजें शोटो भी टीवी पर देख रहा था। तभी एक लड़का चिल्लाने लगता है, तुम लोग क्या कह रहे हो कि कोई सिंबल नहीं है? तुम्हें क्या वो फ्लेम्स नहीं दिख रही? वो अभी भी लड़ रहा है हमारे लिए। वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा है सिर्फ हमारे लिए। एंडेवर फिर से उठ खड़ा होता है और नोमो का पीछा करने लगता है, लेकिन नोमो की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। इस दर्द के लिए शुक्रिया, इस दर्द ने ही मुझे होश में रखा है। तभी एंडेवर की मदद करने के लिए वहाँ पर हॉक्स आ जाता है। मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, उसके नंबर 1 होने पर भी सिर्फ तुम ही थे जिसने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा वहां तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। वो अपनी फेदर्स की मदद से एंडेवर की स्पीड बढ़ा देता है। एंडेवर एक पावरफुल पंच मारने जाता है, लेकिन वो नोमो अपने मुंह से ही उसे पकड़ लेता है और उसके सारे अटैक को झेल जाता है। जिसके बाद एंडेवर हॉक्स को इशारा करता है, तो हॉक्स अपने फेदर्स का यूज करके उन्हें आसमान की तरफ भेजने लगता है, जहाँ उसे आसपास की चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
ही एंडेवर अपने आज तक के सबसे पावरफुल अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उस नोमो को पूरी तरह से जला देता है, जिसके बाद नंबर 1 हीरो वापस जमीन पर गिरता है और उसी तरह से हाथ खड़ा करता है जैसे ऑल माइट करता था, और इसी तरह से सभी लोगों को उनका नया सिंबल मिल जाता है। तो भाई लोग, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करते जाना और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना।